Hello students, we are going to start chapter number 6 Bio. चैप्टर नेम इज़ लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले हम 3 वीडियोस डाल चुके हैं जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन की बात कर चुके हैं, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होगा। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी देखिए, न्यूट्रिशन चाहे वो हमारा हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, उसको करवाने के लिए हमें कितने स्टेप्स की जरूरत है, 5 स्टेप्स की जरूरत है। तो पहले तो हम वही स्टेप लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। क्या है फर्स्ट स्टेप? इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के अंदर भी? डाइजेशन। और थर्ड स्टेप क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। याद हो गया होगा अभी तक तो आपको, एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप है आपका इजेशन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन किसके थ्रू होता है? अब देखो, हमारा खाना खाने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं हमारा माउथ। तो हमारे अंदर जो इंजेशन होगा फूड का, वो किसके थ्रू होगा? हमारे माउथ के थ्रू होगा। तो इंजेस्टेड ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? हमारा माउथ। अभी यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी करेंगे। यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया है, ये है हमारा माउथ। माउथ। अब देखो, माउथ के अंदर है क्या क्या चीज। पहले हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। माउथ के अंदर होगा, जैसे माउथ को ओपन करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा? सबसे पहले हमें टीथ नजर आते हैं, टीथ। और इसके अलावा हमारी टंग है, और इसके अलावा है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ के अंदर 3 पार्ट कौन कौन से हैं? टीथ है, टंग है, और इसके अलावा थर्ड क्या बोला है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या क्या बताया मैंने आपको? टीथ बताया है, टंग बताई है, और इसके अलावा क्या बताया है? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब तीनों के बारे में बात करेंगे हम, तीनों क्या क्या फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें टीथ की। टीथ से हम क्या करते हैं? फूड को कट करते हैं, चीव करते हैं। जाड़ से हम क्या करते हैं? चीव करते हैं। तो किस काम आते हैं ये? कटिंग और चीविंग द फूड। जो हमने खाना खाया है उसको क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाइड कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं। ये काम किसका है? हमारे टीथ का काम है। कटिंग और चीविंग और क्रशिंग द फूड आइटम्स, ये काम हमारे टीथ का है। उसके बाद दूसरा है हमारी टंग। टंग क्या काम करती है? टंग का काम होता है जो खाना हमारे टीथ ने पिसाई की है, जिसको चीव किया है, उसको क्या करना? सलाइवा के साथ मिक्स करना। अब सलाइवा क्या है? सलाइवा जो हम थूक हमारे माउथ के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा बनाता कौन है हमारे माउथ के अंदर? सलाइवरी ग्लैंड्स। और हमारे माउथ के अंदर टोटल कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स है? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर टोटल कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? 3 पेयर्स। और अगर पेयर की बात ना करें तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड है हमारे अंदर। तो टंग का काम क्या है? जो भी सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट किया है, उस सलाइवा को और जो हमारा फूड आइटम है जो कि क्रश किया गया है, उसको क्या कर देना? मिक्स कर देना। ये काम है हमारी टंग का। और टंग का और भी कोई काम है क्या? सोचिए, कुछ और भी करती है क्या टंग? यस, बिल्कुल करती है। क्या करती है? टेस्ट। ये हमें टेस्ट भी बताती है खाने का, सोल्टी है या फिर स्पाइसी है या फिर स्वीट है हमारा खाना, मिर्ची ज़्यादा है कम है, इसका हमें पता किससे चलता है? हमारी टंग से ही पता चलता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इंजेक्शन है वो किसके थ्रू हुआ है? माउथ के थ्रू हुआ है। माउथ के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं हमारी, और इन तीनों का क्या है? अपना अपना अलग से फंक्शन है। अब हम बात करते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करती है, उस सलाइवा का काम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं? सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है? जो भी हमने फूड आइटम खाया है, सलाइवा क्या करेगा? जैसे मान लिया जो भी हमने फूड आइटम खाया है, सलाइवा क्या कर देगा? उस फूड आइटम को, उसको डाइजेस्ट करवा देगा, उसको सिंप्लीफाइड करवा देगा। और सिंप्लीफाइड करवाने के बाद उससे क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज, जिसको कि हम बोलते हैं शुगर। सलाइवा क्या करेगा? जो भी हमने फूड खाया है, फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करवाता है सलाइवा? कार्बोहाइड्रेट्स को।
जैसे कि हमने फूड के अंदर तो फैट्स भी खाए हैं, हमने प्रोटीन्स भी खाए हैं, लेकिन जो सलाइवा है वो उसमें से किस कंपोनेंट को डाइजेशन में हेल्प करेगा? ओनली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने स्टार्च खाया है तो स्टार्च को डाइजेस्ट करवा देगा और किसमें कन्वर्ट करवा देगा? ग्लूकोज के अंदर। अब जो सलाइवा के अंदर है, क्या ऐसी चीज है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है? सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या नाम है एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। एंजाइम करते क्या है? खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करवाते हैं। अगर देखो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो तो एक पीस फूड को डाइजेस्ट करवाने में हमें बहुत लंबा, लाखों सालों का टाइम लग सकता है, लेकिन यही काम ये क्या करते हैं? मिनटों में, सेकंड्स में ये काम करवा देते हैं। कौन काम करवाते हैं? ये हमारे एंजाइम। तो सबसे पहला जो एंजाइम का नाम हमने यहाँ पे यूज किया है वो क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। किसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज? हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। और काम क्या है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का? जो भी हमने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। और ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमें खाने को क्या करना चाहिए? माउथ में ही अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए। अच्छी तरह से चबाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे खाने के अंदर जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो स्टार्च प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको सलाइवरी अमाइलेज उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ज्यादा चबाने की वजह से हमें फूड का टेस्ट कैसा आना लग जाता है शुरू? जैसे कि फूड के अंदर क्या है? मिठास है। जैसे कि हमारे खाने के अंदर क्या है? शुगर है। वो इस वजह से आता है हमें। सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा और उसको कन्वर्ट किस में करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हो गया हमारे माउथ के अंदर फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। तो आप क्या बोलेंगे? हमारे माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है? फूड के किस कंपोनेंट का? ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता माउथ में, फैट्स का कोई डाइजेशन नहीं होता माउथ में। अब उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो फूड का डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में कहाँ से शुरू हो जाता है? फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से। कहाँ से शुरू हो जाएगा फूड का डाइजेशन? माउथ से शुरू हो जाएगा। और कौन करता है माउथ में डाइजेस्ट? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इंजेक्शन प्रोसेस हमने कर लिया है। इंजेक्शन के बाद हम करेंगे अभी डाइजेशन। इंजेक्शन के बाद क्या करना है? अभी हमें डाइजेशन करना है। और हमें जो एक्सप्लेनेशन आता है एग्जाम के अंदर, कई बार इस तरह से क्वेश्चन कर लिया जाता है, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसको एक्सप्लेन कीजिए? अभी हम सेकंड स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। काफी बड़ा है आपका डाइजेशन जो एक्सप्लेन करना है हमें। अभी हमने टॉपिक लिख लिया है यहाँ पे, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम इंजेक्शन की बात थोड़ी ना करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है? टू पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या नाम है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा बोले तो इकट्ठा क्या है हमारा? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system is composed of alimentary canal and our digestive gland, associated digestive glands। अब देखिए जो alimentary canal लिखा गया है क्या ये alimentary canal? अब देखो जब हम खाना खाते हैं, खाना किसके अंदर लेते हैं? माउथ के अंदर। माउथ से फिर खाना किसके अंदर जाता है? फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप से खाने को कहाँ भेज दिया जाता है? स्टमक के अंदर। स्टमक पेट है। उसके बाद खाना कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर क्या होगा? एनस के थ्रू हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही है हमारा एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? बॉडी से बाहर। तो इस पूरे को माउथ से लेकर एनस के जो हमारे ऑर्गन्स हैं इन सभी को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। जैसे आपसे पूछा जाए एलिमेंट्री कैनल क्या है? एलिमेंट्री कैनल इज कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, देन इट गोज टू द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज अवर एनस। तो ये पूरा क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनल। अब उसके बाद दूसरा हमने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर है
एक तो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद है दूसरी हमारी ग्लैंड है लीवर, और लास्ट जो हमारी ग्लैंड है वो क्या है? पैनक्रियास। ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं किसके अंदर? डाइजेशन के अंदर। किसमें हेल्प करती हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास, इनको हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किसमें हेल्प करेंगी? डाइजेशन में हेल्प करेंगी। किसका डाइजेशन? फूड का डाइजेशन। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि कहाँ पे एलिमेंट्री कैनल के अंदर किस किस पार्ट का डाइजेशन होगा और कौन डाइजेशन में हेल्प करेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एलिमेंट्री कैनल है, जो इसकी लेंथ होती है, एलिमेंट्री कैनल की जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 9 मीटर। कितनी है एलिमेंट्री कैनल की लेंथ हमारी बॉडी के अंदर? 9 मीटर। इसका मतलब अगर माउथ से लेकर इन सभी पार्ट्स को अगर हम मापना शुरू कर दें, फूड पाइप को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, तो जो लेंथ होगी हमारी वो टोटल कितनी हो जाएगी? एलिमेंट्री कैनल की लेंथ वो होगी अप्रोक्स 9 मीटर्स। तो अब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हमारा एलिमेंट्री कैनल और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। प्रॉपरली नोट्स बना लेंगे आप इसके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। अब देखिए हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसके अंदर बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट क्या डाइजेशन करता है, कौन किस में हेल्प करता है। देखिए सबसे पहले है हमारा एलिमेंट्री कैनल के अंदर हमने किसकी बात की थी? माउथ की। ये माउथ है। माउथ के बाद ये है हमारा फूड पाइप। क्या है ये? फूड पाइप। और फूड पाइप का नाम क्या है? इसोफेगस। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। और ये क्या है? जहां से हम खाने को एंट्री करवाते हैं, माउथ। इसके बाद जो फूड पाइप है वो किससे जुड़ी होती है? आपके स्टमक से। ये है स्टमक। स्टमक किससे जुड़ा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये पूरा क्या ड्रॉ कर रही है अभी मैं यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। कोयलिंग के फॉर्म में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मैं लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लैक से मार्कर से कर रही हूँ यहाँ पे ड्रॉ। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम बोलते हैं एनस। ये माउथ है और ये लास्ट पार्ट क्या है? ये है एनस। माउथ, इसोफेगस, और ये जो हमारा जे शेप ऑर्गन है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक। उसके बाद जो आपको ये रेड कलर का जो पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आपको ये ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये जो भी हमने ड्रॉ किया है इतना पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। माउथ से लेकर एनस तक सारे वही पार्ट आ गए ना जो भी हमने बात की थी। माउथ आ गया, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट एनस। तो ये पूरा क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनल। लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? एक एलिमेंट्री कैनल भी होगी प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगी। तो क्या हमने यहाँ पे डायग्राम में कहीं पे डाइजेस्टिव ग्लैंड ड्रॉ की है? नहीं की है। अभी हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को ड्रॉ। कुछ एक जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? माउथ के अंदर। ये हमने दिखा दिया यहाँ पे। ये क्या है? हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ के अंदर प्रेजेंट है। बाकी जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जैसे कि हमारा लीवर है, ये है लीवर, और लीवर जो अपना सिक्रीशन है उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। बताएंगे इसमें क्या क्या काम है। ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे? लीवर ड्रॉ किया अभी। और ये क्या है? गॉल ब्लैडर। उसके बाद एक दूसरा है हमारा जो कि हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसका नाम है पैनक्रियास। ये है
ये क्या है? पैनक्रियाज। जो लीवर है, इसको ब्लैक्स कैसे करते हैं हम, लीवर और जो पैनक्रियाज है, ये हमारा पैनक्रियाज है, ये दोनों अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ से डायरेक्ट डालते हैं? ये डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एक ही कॉमन रास्ते से, एक कॉमन पैसेज से। अब देखिए, ये है पैनक्रियाज, ये क्या है? लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है। अब कंप्लीट हमने किसको ड्रॉ कर दिया है? ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे एक एक पार्ट की, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे डाइजेशन की। माउथ के डाइजेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। माउथ के अंदर होती है स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा सिक्रीट करती हैं, जो किसका डाइजेशन करती है? फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करती हैं। माउथ के अंदर क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का शुगर। और ये करवाता कौन है ये काम? स्लाइवरी अमाइलेज। और स्लाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है, इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको भी याद रख लेंगे आप, टाइलिन, PTYLIN। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या है? टाइलिन है। और टाइलिन करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब स्लाइवरी अमाइलेज बोलिए या टाइलिन बोलिए, एक ही बात है। अब माउथ के बाद जो आपका खाना है वो कहाँ पे आ जाएगा? जैसे ये आपका खाना है, ये आ गया है आपका फूड पाइप के अंदर, ये खाना है। और जो फूड पाइप है, इसको जो आपको ये नजर आ रही है, ये है इसकी वॉल्स, दीवारें हैं ये फूड पाइप की। और ये किस चीज की बनी होती हैं? मसल्स की बनी होती हैं। ये किस चीज की बनी होती है? जो वॉल है हमारे फूड पाइप की, ये बनी होती है मसल्स की। और मसल्स क्या करती हैं? ये फूड पाइप की जो मसल्स है, ये करती हैं लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, साइज कम हो जाएगा, फिर साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से खाना अगर जो अंदर एंटर किया है, वो खाना जैसे ही साइज कम होगा, वो खाना कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। फिर से साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो साइज क्या होता जाता है इसके अंदर? कम ज्यादा, कम ज्यादा। मतलब ये करती रहती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब लगातार, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक बार रिलैक्स करेंगी। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारा फूड पार्टिकल है वो किस तरफ मूव करता है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मूवमेंट। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? जो मसल्स की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? किस तरह की मूवमेंट है ये? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इस मूवमेंट को? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किसकी मूवमेंट है? मसल्स ऑफ फूड पाइप। किसकी मसल्स की मूवमेंट है? फूड पाइप की जो मसल्स की मूवमेंट है, कैसी मूवमेंट है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। और इसी की वजह से जो खाना है वो कहाँ जाएगा? हमारे खाने की नली से नीचे जाएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे आप, फूड पाइप के अंदर किसी भी तरह के फूड कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम वगैरह प्रेजेंट नहीं होता जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट कर पाए। तो आप सिंपली क्या फंक्शन बोलेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड पाइप? इट सेंड, ये ट्रांसफर द फूड, कहाँ से कहाँ? माउथ से जो खाना है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? स्टमक के अंदर। ये काम किसका है? ये काम है हमारे फूड पाइप का। इट इज हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। अब जो हमारा खाना है वो कहाँ पे आ गया है? ये खाना आ गया है हमारे स्टमक के अंदर। अब जो खाना आया है हमारे स्टमक के अंदर, उसको हम पार्शियली डाइजेस्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि माउथ के अंदर भी हमारे खाने का क्या शुरू हो गया था? डाइजेशन शुरू हो गया था। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ गया है हमारे स्टमक के अंदर। अब क्या होगा? स्टमक के अंदर जो फूड आया है वो फूड लंबे टाइम के लिए स्टोर रहता है। मतलब सबसे लंबे टाइम के लिए हमारा जो फूड है वो कहाँ पे रुकता है? हमारे स्टमक के अंदर। कम से कम मतलब 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे तक हमारा फूड हमारे स्टमक के अंदर स्टे करता है। और स्टमक का क्या क्या काम है? स्टमक के अंदर एक तो खाने का स्टोरेज होगा, एक खाने का डाइजेशन होगा, पार्शियली डाइजेशन होगा, यहाँ पे भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा स्टमक है, स्टमक क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। स्टमक क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करेगा हमारा स्टमक? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कौन करेगा स्टमक के अंदर? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक के अंदर, जो सिक्रीट करेंगी गैस्ट्रिक जूस को। अब जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? 3 पार्ट हैं गैस्ट्रिक जूस के। एक तो है सबसे पहले HCl, दूसरा है पेप्सिन,
और तीसरा है म्यूकस। क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, वो क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस के कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे ये तीनों क्या क्या काम करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करेगा, पेप्सिन क्या काम करेगा और म्यूकस क्या काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पहला काम क्या है, जो भी हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया एंटर करते हैं उन बैक्टीरिया को ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये काम किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक काम तो पता चल गया हमें कि बैक्टीरिया को किल करता है ये। दूसरा काम क्या है, जो आपको यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम लिखा हुआ दिख रहा है, ये पेप्सिन एंजाइम काम ही तब शुरू करता है जब मीडियम एसिडिक हो जाए। मतलब जब काम ये शुरुआत ही तब होगी इसके काम करने की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर बनेगा, तभी पेप्सिन अपना वर्क करना शुरू कर देगा। और पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है, पेप्सिन इज एन एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है ये, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर देगा, ये पेप्टोन्स के अंदर। मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेगा प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन के डाइजेशन की क्या कर देगा, शुरुआत कर देगा, स्टार्टिंग कर देगा ये प्रोटीन के डाइजेशन की। पी से याद रखना, पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। अब उसके बाद पेप्सिन का फंक्शन कर लिया हमने, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन कर लिया हमने। अब बात आई म्यूकस की। म्यूकस क्या है, म्यूकस एक तरह का क्या है, एक लिक्विड है जो कि हमारे स्टमक के यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टमक के बाहर जो लेयर है इसके अंदर एक लेयर बना देगा। ये सारा क्या है, म्यूकस है। म्यूकस करता क्या है, जो भी अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकता है, स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, पेप्टिक अल्सर कर सकता है वो। तो उससे बचने के लिए हमारे स्टमक के बाहर जो अंदर वाली लेयर है वहां पे एक लाइनिंग बन जाती है म्यूकस की, और म्यूकस का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब म्यूकस के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई भी डैमेज देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो तीनों का काम पता चल गया हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम पता चल गया है, पेप्सिन का पता चल गया है, म्यूकस का पता चल गया है। म्यूकस मतलब हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अफेक्ट से बचाता है, किसको, स्टमक को। अब देखिए यहाँ पे खाना लंबे टाइम के लिए स्टोर होता है, तो एकदम से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो खाना क्या होता है, एक रेगुलेटेड मैनर के अंदर स्टमक से कहाँ पे पास होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो रेगुलेशन है कि कितना खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास किया जाए, तो लास्ट में जो हमारे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिंचर ओपनिंग, और इसको कंट्रोल करती है हमारे स्पिंचर मसल्स। तो स्पिंचर मसल्स का काम क्या है, वो कंट्रोल करेगी कि कितना खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर भेजा जाए। तो यहाँ पे अब जो खाना है हमारा स्पिंचर मसल के कंट्रोल के बाद जो फूड है हमारा वो कहाँ पे आ गया है, वो आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ध्यान रखेंगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होगा, हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा क्या है कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे कई तरह के सिक्रीशंस होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनको, हम यहाँ पे रफ कर देंगे। देखिए एक तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या क्या हुआ, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का डाइजेस्टिव जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा अभी तक हमने लीवर और पैनक्रियास का कोई फंक्शन किया है क्या, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या रोल है, इनका क्या काम करते हैं, नहीं किया है। तो जो लीवर है और जो पैनक्रियास है, इन दोनों का जो जूस है, लीवर का जूस और जो पैनक्रियास का जूस, वो एक कॉमन रास्ते से कहाँ पे एंटर करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और काम क्या है, लीवर के जूस का क्या काम है, पैनक्रियास के जूस का क्या काम है, वो भी बात करेंगे हम। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होगा, लीवर का डाइजेस्टिव जूस होगा, प्लस पैनक्रियास का डाइजेस्टिव जूस होगा,
जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका खुद का इंटेस्टाइनल जूस होगा, इंटेस्टाइनल जूस। तो इसीलिए क्या होगा, इतने सारे जूस प्रेजेंट है डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, खाने का कंप्लीट डाइजेशन। अब देखिए लीवर क्या करता है, लीवर बाइल की फॉर्मेशन करता है। बाइल के अंदर क्या क्या होता है, लीवर किसकी फॉर्मेशन करेगा, बाइल की। बाइल वर्ड का मतलब आपका लीवर से ही है। लीवर के अंदर क्या बनता है, एक तो बनता है बाइल जूस, एक बनता है बाइल साल्ट। लीवर किस किस की फॉर्मेशन करेगा, बाइल की फॉर्मेशन करेगा। और बाइल के अंदर कौन कौन सी दो चीजें होंगी, एक तो होगा बाइल जूस और एक होगा बाइल सोल्ट्स। अब बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल सोल्ट क्या काम करता है। बाइल जूस का काम है जो कि हमारा स्टमक के अंदर फूड एसिडिफाइड हो चुका था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो चुका था, उस एसिडिफाइड फूड को एल्केलिटी में चेंज करना, मतलब उसको बेसिक नेचर का बनाना। और बेसिक नेचर का बनाएगा कौन, पेन, जो हमारा बाइल है, बाइल के अंदर जो बाइल जूस प्रेजेंट है, जो लीवर जो बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस क्या करेगा, जो स्टमक में एसिडिफाइड फूड था उसको किस में चेंज कर देगा, बेसिक नेचर में चेंज कर देगा। अब बेसिक नेचर में चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जो पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो तभी काम करेंगे जब फूड का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो पैनक्रियास को फंक्शन करवाने के लिए लीवर को क्या करना पड़ता है, बाइल जूस सिक्रीट करना पड़ता है। और वो बाइल जूस करता क्या है, जो भी हमारा फूड जो स्टमक से आया है उसको कैसे नेचर में कन्वर्ट कर देगा, बेसिक नेचर में। अब दूसरा हमने लिखा है यहाँ पे बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट का काम क्या है, बाइल सोल्ट का काम है जो हमने खाने के अंदर फैट्स खाए हैं उस फैट्स को सिंप्लीफाइड करना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब फैट को सिंप्लीफाई किया जाता है बाइल साल्ट्स के द्वारा, उस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ किसका, फैट्स का। क्या बोला जाएगा उसको, इसको रफ कर रहे हैं अभी हम, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन करता कौन है, बाइल साल्ट करता है। बाइल साल्ट करेगा क्या, जो हमने खाने के अंदर फैट्स खाए हैं उसको किसके फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। इसका मतलब क्या है स्मॉल ग्लोब्यूल्स का, कि जो हमने फैट खाए हैं वो हैं बड़े साइज के फैट, बड़ा साइज है उनका, बिग फॉर्म है, बिग ग्लोब्यूल्स है, उनको तोड़ देगा, सिंप्लीफाई कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। और ये काम करता कौन है, जो हमारा लीवर बाइल साल्ट प्रोड्यूस करता है वो काम करेगा, बाइल साल्ट क्या काम करेगा, फैट्स का इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलेंगे, क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर होगा क्या, फैट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ग्लोब्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स में चेंज होना, उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। अब देखिए हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली है, लीवर की बात कर ली है। लीवर क्या करता है, जो भी डाइजेस्टिव जूस बनाता है उसको क्या करेगा, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देगा। और लीवर कौन सा डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, बाइल बनाएगा। और बाइल के अंदर आपको मैंने बताया था बाइल जूस होगा और बाइल सोल्ट होगा। अब लीवर क्या करता है, जो भी इसने बाइल की फॉर्मेशन की है, बाइल एक तरह का लिक्विड होता है, येलो कलर का लिक्विड, उस लिक्विड को क्या करेगा, ये किसी भी टाइम जैसे बनाता रहेगा और उस टाइम पे उसको बना के कहाँ पे स्टोर कर देगा, गाल ब्लैडर के अंदर। तो जब भी हमने फैट खाएंगे तो उसी टाइम क्या करेगा, गाल ब्लैडर किसको सिक्रीट कर देगा, बाइल जूस को सिक्रीट कर देगा, बाइल सोल्ट को सिक्रीट कर देगा। और उस टाइम पे क्या होगा, हमारे फैट का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि लीवर फैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा फैट को। अब देखिए लीवर के बारे में कर लिया हमने, गाल ब्लैडर के बारे में बता दिया है, स्टोरेज सैक है ये, किसका स्टोरेज सैक है ये, इसको आप लिख सकते हो, गाल ब्लैडर इज अ स्टोरेज सैक ऑफ बाइल। बाइल का क्या है, एक स्टोरेज सैक है, एक ऑर्गन है जो क्या करेगा, जो लीवर बाइल जूस बनाएगा उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा और जब जरूरत होगी जब उसको सिक्रीट कर देगा। अब उसके बाद है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस होता कौन कौन सा है, क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, इसके अंदर होगा एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम होगा। दूसरा इसके अंदर होगा लाइपेज एंजाइम और तीसरा इसके अंदर होगा अमाइलेज एंजाइम।
देखिए पैनक्रियाज क्या है, एक तरह का हमारा ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये क्या करेगा, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करेगा। एंजाइम्स के नाम क्या क्या है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है। अब देखिए इससे पहले हमने पेप्सिन की बात की थी। पेप्सिन क्या करता है, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सिन लगा है ना उसके पीछे, SIN सिन, यहाँ पे भी ट्रिप के पीछे क्या लगा हुआ है, सिन लगा हुआ है। तो ट्रिप्सिन भी एक आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ही है। ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। तो आप लिख सकते हो इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन काम कब करता है, जब लीवर जो स्टमक के अंदर जो हमारा फूड है उसको एसिडिफाइड से क्या कर दे, बेसिक नेचर के अंदर चेंज कर दे। जब फूड बेसिक नेचर का होगा तभी ट्रिप्सिन उसके ऊपर काम कर पाएगा। सेकंड देखिए उसके बाद क्या है, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या करता है, जो भी हमारी इमल्सिफाइड फैट है, जो कि लीवर ने इमल्सिफिकेशन किया है, उसको क्या कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा, जो भी हमारी इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। कौन, लाइपेज एंजाइम। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ये फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। लास्ट देखिए हमारे पैनक्रियाज का कौन सा एंजाइम बचा हुआ है, अमाइलेज। इसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं क्योंकि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इस अमाइलेज को। और जैसा कि हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, और वो किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो सेम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अमाइलेज वर्ड से आप याद रखेंगे ये किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। और डाइजेशन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज के अंदर। अब यहाँ पे हमने बात किया है कि लीवर के कैसे क्या डाइजेशन में हेल्प किया, पैनक्रियाज में कैसे डाइजेशन में हेल्प किया। लीवर और पैनक्रियाज दोनों के दोनों जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये अपने डाइजेस्टिव जूस को किसके अंदर डालती हैं, ये डालती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर डालेंगे ये दोनों ग्लैंड अपना डाइजेस्टिव जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब जो भी लीवर ने काम किया है, जो पैनक्रियाज ने काम किया है, एंजाइम्स ने, वो सारा किसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, वो सारा हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके अलावा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो भी क्या सिक्रीट करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। और जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बचे हुए हैं, प्रोटीन्स बचे हुए हैं, या फैट्स का कुछ पार्ट जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है, उसका क्या करेगी, कंप्लीट डाइजेशन। तो आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस जिसको कौन सिक्रीट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगी, उसका क्या होगा, वो क्या करेगी, क्या काम आएगी, वो जो भी हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो भी डाइजेशन के लिए बचा हुआ है, उसको क्या कर देगी, कंप्लीट डाइजेशन। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन होता है कंप्लीट फूड के कंपोनेंट्स का, वो किस पार्ट के अंदर होगा, वो होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो खाने का एब्जॉर्प्शन है, खाने का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। इसके बारे में डिटेल में हम तब करेंगे जब हम एब्जॉर्प्शन स्टेप करेंगे न्यूट्रिशन का। इसके बारे में कंप्लीट हम तब बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया हमारे डाइजेस्टेड फूड का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो गया है। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये कौन सा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो हमारा वाटर है, एक्स्ट्रा जो वाटर है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी को किस चीज़ की जरूरत है, पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट बचा हुआ है उससे पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लिख सकते हो आप, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का। कहाँ से एब्जॉर्प्शन, अनडाइजेस्टेड फूड से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से।
ये काम किसका है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो कहाँ आएगा? वो आएगा हमारे एनस के अंदर। और एनस के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करेगी? वो रेगुलेट करेगी। तो कब हमें एनस के थ्रू वेस्ट को बाहर निकालना है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? स्पिंचर मसल्स कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे भी हमने पूरा क्या किया है कि हमारे अंदर जो डाइजेशन है वो कैसे होगा, ये स्टेप किया अभी हमने डाइजेशन का। इंजेशन हमने पहले माउथ वाला कर लिया था, अभी हमने किया है डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद 3 स्टेप बचे हमारे न्यूट्रिशन के, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इनकी बात करेंगे अभी हम। इससे पहले आपको ये बता देती हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है? कम होती है। लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को लेंथ ज्यादा होते हुए भी इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? स्मॉल क्यों बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को? क्योंकि जो इसका डायमीटर है, देखो मैंने एक यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ कर दी है, एक मैंने यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ की है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो डायमीटर के बेस पे इनको नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसकी लेंथ कितनी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ह्यूमन बींग्स के अंदर, अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर अप्रोक्स 6.5 मीटर होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर अप्रोक्स 1.5 मीटर होती है। तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, इसकी लेंथ क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है? कम है। फिर भी इसको लार्ज क्यों बोला? डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से। अब हो गया हमारा डाइजेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन की। हमारा न्यूट्रिशन का 3rd स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड का कहाँ तक पहुँचना? हमारे ब्लड तक पहुँचना, ब्लड के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब ब्लड तक उसको लेके कौन जाएगा? डाइजेस्टेड फूड को। ये बात करते हैं अभी हम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मान लिया ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ की मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स है, ये इनर वॉल है, इसकी अंदर की जो वॉल है। अब मैं इनर वॉल की बात कर रही हूँ। इनर वॉल के ऊपर क्या होती है? विलाई प्रेजेंट होती है। इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं इसको। ये किसकी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे? विलाई की। विलाई क्या है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर उसकी जो इनर वॉल्स होती है, ये पूरी जो इनर वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। ये प्लूरल फॉर्म है और विलस क्या है? इसकी सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगुलर फॉर्म को विलस बोला जाएगा, और कई सारे विलस की बात की जाए तो उसको प्लूरल फॉर्म क्या बोली जाएगी? विलाई बोली जाएगी। विलाई क्या करती हैं? ये यहाँ की बात कर रहे हैं हम, अंदर की बात। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, ये क्या है? जो सरफेस एरिया है विलाई का वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या होगा? हमारा जितना भी डाइजेस्टेड फूड आएगा, ये सारा जो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड, जो सिंप्लीफाइड फूड आएगा, उसको विलाई क्या कर लेंगी? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये डायरेक्ट किससे जुड़ी रहती है? इनका कनेक्शन किससे रहता है? ब्लड वेसल्स के साथ। और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है विलस के थ्रू यहाँ पे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो किसको पास हो जाएगा? हमारी ब्लड वेसल्स को। और ब्लड वेसल्स कहाँ? ब्लड वेसल्स के अंदर होगा क्या? हमारा ब्लड होगा। तो जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंप्लीफाइड फूड है, वो एट लास्ट कहाँ पे पहुँच गया? हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ पहुंच गया हमारा डाइजेस्टेड फूड? ब्लड के अंदर। और ये ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम किसने किया है? विलाई ने किया है। और विलाई है क्या? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये, आउटग्रोथ है ये। और इनका काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज करना सरफेस एरिया। किसके लिए सरफेस एरिया? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। किसका एब्जॉर्प्शन? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। ये काम किसका है? ये काम है हमारे किसका?
विलाई का, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो डाइजेशन हुआ है कंप्लीट वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ है, और जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो ब्लड तक हमारा खाना पहुंचा है, वो भी किसके थ्रू गया है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हुआ है वो प्रोसेस। तो कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों कहाँ पे होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन होता क्या है, एसिमिलेशन का मतलब है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारे ब्लड तक पहुंचा है, और ब्लड ने क्या किया, उस डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल तक पहुंचा दिया है, बॉडी के हर एक सेल तक। हर एक सेल के पास जब हमारा डाइजेस्टेड फूड जाएगा तो सेल क्या करेंगे, उस डाइजेस्टेड फूड का यूज करेंगे किसके लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। कोई सेल उसका यूज करेगा एनर्जी लेने के लिए, कोई सेल उसका यूज करेगा रिपेयरमेंट के लिए, कोई सेल उससे यूज करेगा ग्रोथ करने के लिए। तो जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ पे चला जाएगा, एब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल तक पहुंच जाएगा एब्जॉर्ब फूड, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू द ब्लड। और वहां पे क्या यूज होगा उस एब्जॉर्ब फूड का, द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, यूज्ड फॉर किस किस के लिए यूज होगा, वो यूज होगा फॉर रिपेयरिंग द टिश्यू या सेल, फॉर रिपेयरिंग पर्पज के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और फॉर ग्रोथ ऑफ द सेल की ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिस प्रोसेस के अंदर हमारा एब्जॉर्ब फूड का क्या होगा बॉडी के अंदर, यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, रिपेयरिंग के लिए हो सकता है यूटिलाइजेशन, एनर्जी लेने के लिए हो सकता है, सेल की ग्रोथ के लिए हो सकता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब उसके बाद लास्ट है इजेशन। इजेशन क्या होता है, जब हमने खाना खाया तो उसमें से कुछ एक हमारा खाना बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया था, लेकिन कुछ एक उसके अंदर ऐसा फूड बचा हुआ है जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक तरह का वेस्ट ही है। तो उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। क्या लिखेंगे इसको हम, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिकेशन भी बोलते हैं। इजेशन भी बोला जाएगा और डेफिकेशन भी बोला, CATION, डेफिकेशन। तो ये था हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब एक क्वेश्चन आपसे है मेरा यहाँ पे कि जो जैसे कि एक तो है हमारे पास हर्बीवोर्स, एक है हमारे पास ओमनीवोर्स, और एक है हमारे पास कार्निवोर्स। आपको पता है उनका जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग तरीके से है। हर्बीवोर्स खाएंगे प्लांट्स को, कार्निवोर्स खाएंगे किसको, फ्लैश को, और ओमनीवोर्स खाएंगे फ्लैश प्लस जो भी आपका प्लांट्स है उनको। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो किसके अंदर ज़्यादा होगी, हर्बीवोर्स के अंदर ज़्यादा होगी, कार्निवोर्स के अंदर ज़्यादा होगी, या ओमनीवोर्स के अंदर ज़्यादा होगी। सोचना है अभी आपको, 1 मिनट के लिए पॉज कर लेंगे आप वीडियो को, और फिर उसका आंसर देने के लिए आप ट्राई करेंगे। अब इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक मैंने यहाँ पे ले लिया है काऊ का एग्जाम्पल, एक मैंने यहाँ पे ले लिया है टाइगर का एग्जाम्पल, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया है ह्यूमन बींग। अपना ही एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे। इन तीनों के अंदर हमें बताना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ किसके अंदर ज़्यादा होगी। देखिए, जो आपका सेलुलोज है, मतलब जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या है, लंबे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, लंबे सरफेस की जरूरत पड़ेगी। और लंबे सरफेस की जरूरत पड़ेगी तो लेंथ किसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, काऊ के अंदर, क्योंकि ये खाते ही क्या है, ये तो सारा प्लांट ही खाते हैं। तो और जो फ्लैश वगैरह है, जो हम मांस वगैरह खाते हैं, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए सबसे जो लंबी लेंथ होगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो किसके अंदर होगी, काऊ के अंदर होगी। उसके बाद कम लेंथ किसके अंदर होगी, ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स के अंदर होगी। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फ्लैश भी खा लेते हैं और साथ में ये प्लांट्स वगैरह भी खा लेते हैं, तो इसलिए जो लेंथ है इसके कंपैरिजन में, काऊ के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। और सबसे कम जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो किसके अंदर होगी, जो भी हमारे कार्निवोर्स है उनके अंदर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिया है टाइगर, क्यों होगी? क्योंकि जो फ्लैश है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है यहाँ पे क्या होगी, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कम होगी, स्मॉल होगी।